कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वह कल जो बीता वो कैसा बीता? जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाइए, जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं और जिस स्थिति में है। तो चलिए भैया, 2020 सीरीज का ये अगला सेशन है जिसमें हम आपके पास 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिक्स और प्लस करंट अफेयर। तो 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कितने कम समय में हम करते हैं। और चैलेंज आपके लिए ये है कि अगर हम 20 क्वेश्चन 15 मिनट में कर रहे हैं तो आपको 20 क्वेश्चन 10 मिनट में करने होंगे। हमसे तो पीछे रहेंगे ना। चलिए, तो 20 क्वेश्चन कितने देर में करते हैं देखते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी कुछ यूं है कि आज का पहला प्रश्न है आपके सामने ये: भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम, आनंद मठ, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और भारत भारती। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड फ्रॉम द विच बुक? इसका सही जवाब होगा आनंद मठ। आनंद मठ में आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और इन्होंने बेसिकली जो है सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई। सन्यासी विद्रोह, इसमें जो है सन्यासी विद्रोह की चर्चा है और इसी में जो है वंदे मातरम लिखा गया है। वंदे मातरम जो गीत है वो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। अगला प्रश्न देखें, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? अभी हमने आपको बताया था कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन में गाया गया था मेरे भाई? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो गाया गया था वंदे मातरम गीत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? हु इज द फर्स्ट फॉरेन पर्सन इन द अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए क्या होगा? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हें जो है अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी कहा जाता है इनको। गांधी जी के एकदम पथ प्रदर्शक थे। गांधी जी के पथ प्रदर्शक नहीं कह सकते, गांधी जी के एकदम नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने जो है अफ्रीका की आज़ादी के लिए काम किया और इनको जो है क्या मिला है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर और जेम्स अगस्ट हिक्की। पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्ट हिक्की। ठीक है, हु इज स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो न्यूज़पेपर जो है भारत में सबसे पहला अखबार जो है वो जेम्स अगस्ट हिक्की ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए अब एक बात जान लीजिए, क्या था उसका नाम? बंगाल गजट। द बंगाल गजट। क्या नाम था उसका? द बंगाल गजट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 3, 1930, 1931 और 1932। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो 1930 में हुआ था, ये गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था? ये गोलमेज सम्मेलन था लंदन में। कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन, ब्रिटेन में। ठीक है, इंडिया के लोगों को बुलाया गया। तो गांधी जी जो थे कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी जो थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन, कौन सा? दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक है, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बी आर अम्बेडकर, क्या नाम उनका? भीमराव अम्बेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं गांधी जी, बी आर अम्बेडकर।
ठीक है। और गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस कौन से गोलमेज सम्मेलन में गई थी, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न रेगिस्तानों में उनके स्थानों के अनुसार सही जोड़े बनाइए। कौन सा रेगिस्तान किस जगह पर है, डेजर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा डेजर्ट किस जगह पर है। कह रहे हैं कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, आटाकामा कहाँ है, थार कहाँ है और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है। हम थार से शुरू करते हैं। थार तो आप जानते ही हैं, थार कहाँ पे है, एशिया में है, भारत में है थार। तो सी का चौथा खोज लीजिए, सी का चौथा किस में है, सी का चौथा मैच करेंगे तो एक ही मिलेगा, वो है ये। अब लेकिन मिलान सबका करना है, तो ए का तीसरा, यानी कि कालाहारी कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। आटाकामा कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में। थार जो है एशिया में। अब ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चार जो हैं डेजर्ट हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पे। जैसे भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, थार है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अगर हम बात करें तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहां पर है, अफ्रीका में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब बता देंगे। एक नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है, किस राज्य का सबसे लंबी समुद्री किनारा, मतलब विच स्टेट द हाईएस्ट इन लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, मतलब कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यही पूछ रहा है आप। ये इसका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ठीक है। गुजरात जो है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में सभी लोग हमको बताएंगे गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के गवर्नर और गुजरात की राजधानी, ठीक है। बात यहाँ गुजरात की आई है तो यहीं पर है कच्छ का रण। कच्छ का रण, यहाँ पर पाया जाता है जंगली गधा। क्या पाया जाता है, जंगली गधा पाया जाता है, ठीक है। आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, जंगली गधा। और अगर बात कर लें यहाँ पर गुजरात की अगर बात कर लें तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और भी जानते हैं सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, कांग्रेस का विभाजन हो गया था यहीं पर। और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे कि दांडी यात्रा, नमक तोड़ो कानून, ये सब जो है गुजरात से ही संबंधित है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये सब भी गुजरात से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, बहुत बढ़िया। तो डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, या भारत और म्यांमार। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। कह रहे हैं डुरंड लाइन जो है वो मैकमोहन जो है भारत चीन की सीमा रेखा बांटती है। तो डुरंड किसकी बांटती है, जब पाकिस्तान नहीं बटा था तब डुरंड भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बांटती थी, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बांटती है, ठीक है। तो डुरंड रेखा जो है वो किसकी सीमा रेखा बांटती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा। भारत और चीन की मैकमोहन, ठीक है। अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बांटती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, भारत में सूचना का अधिकार कब पारित किया गया, 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005, या फिर कह रहे हैं कि 15 जुलाई 2005। व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं आरटीआई जो होता है वो भारत में कब आया, ये पूछ रहे हैं। तो वो आया था 15 जून 2005 में। भारत जो में 15 जून 2005 में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, जिसे हम लोग सूचना का अधिकार कहते हैं। और इसको पता है किस आर्टिकल में रखा गया है, 90A में। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसी में इसे रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी में इसको रख दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 44वां, 42वां, 43वां या 45वां। तो इसका सही जवाब होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड, सॉरी हाँ 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से बाहर कर दिया गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें हम लोग ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ठीक 2 साल बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ जनता दल की सरकार में, और संपत्ति का अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, ठीक। चलिए, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या सॉलिसिटर जनरल। कहना क्या चाहते हैं ये देखिए,
कह रहे हैं कि हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, भारत का पहला विधि अधिकारी जो होता है उसे हम कहते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया का अटॉर्नी जनरल कौन है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री का पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिटेड टू होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया, जो उम्र लोकसभा की होगी वही होगी मिनिमम एज। ठीक है, 25 साल। प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम एज क्या होगी? 25 साल होगी। ठीक है, 25 साल में अगर आप लोकसभा सांसद बनते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या हम राज्यसभा सांसद बन के भी तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये भी तो हो सकता है। राज्यसभा की मिनिमम एज 30 साल होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन कहीं 30 साल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ लोकसभा की ही बात कर रहा है मेनली, तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम एज जो है वो 25 साल ही मानी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? सबसे छोटा पक्षी पूछ रहा है कौन सा है? कबूतर है, तोता है, हार्मिंग बर्ड है या घरेलू गौरैया है? आंसर होगा इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हार्मिंग बर्ड। क्योंकि स्टैटिक जीके है ना, स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो हार्मिंग बर्ड जो है वो भारत का सबसे विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा सबसे विशाल स्तनपाई है? विच ऑफ द लार्जेस्ट मैमल्स, स्तनपाई जीव कौन सा है? हाथी, वेल, डायनासोर या गैंडा? ठीक है, सबसे विशाल स्तनपाई जीव कौन सा है? तो देखिए होती है वेल। वेल जो होती है ना वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो सबसे विशाल वेल सबसे विशाल जीव है। तो सबसे विशाल स्तनपाई जो है वो कौन है? वो है वेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के हृदय की औसत गति दर कितनी होती है, मतलब कितनी बार धड़कता है? ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि दिल धड़कने दो वाला हाल नहीं है, यहाँ आपको बस इतना बताना कितनी बार धड़कता है। ज़्यादा दिल धड़कने के चक्कर मत पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत होगी तो हार्ट अटैक भी आने के चांसेस होते हैं। 82, 92, 72 या 78, यानी कि बताइए कितनी बार धड़कता है? तो ऐसा माना जाता है सामान्य मनुष्य का हृदय कम से कम 72 बार जो है वो धक 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 तो करता ही है। ठीक है, चलिए, धक धक करने लगा, मतलब जियरा डरने लगा। किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया है? विच स्टेट एंशिएंट टेक्सटाइल मातानी पछेड़ी हैज़ बीन गिवन अ जीआई टैग? बताइए कहाँ का ये है मातानी पछेड़ी जिसको जो है जीआई टैग दिया गया है? ये प्राचीन वस्त्रकला है। इसका सही जवाब होगा गुजरात। ये करंट का क्वेश्चन है, गुजरात का मातानी पछेड़ी जो है उसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, वैसे अगर जीआई टैग की बात कर लें तो बनारसी पान, लंगड़ा आम, सफ़ेद बैगन, इसको भी दिया गया है। कांगड़ा की चाय, मिर्चा चावल बिहार, ये सबको जीआई टैग दिया गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं भैया? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक है, अर्जुन वाजपेयी, नरेंद्र कुमार, कुंतल जोसर और मोहन सिंह गुज्याल। तो इसका सही जवाब होगा अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी कह रहे हैं हु बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन क्लाइम अन्नपूर्णा माउंटेन इन द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नपूर्णा, उस पर चढ़ने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो रूट, बाबर आजम, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ। 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एशिया में जो रूट जो हैं वो भी नहीं आते हैं, केन विलियमसन भी एशिया में नहीं खेलते हैं, एशिया के नहीं रहने वाले हैं, और स्टीव स्मिथ भी। बाबर आजम जो हैं वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो एशिया यानी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। कहाँ के हैं? PAK, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, अगला देखिए, किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अच्छा देखिए, आपके एग्जाम में MD, CMD इन सबसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। CEO, तो इसलिए कह रहा है कि हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? संजीव कुमार बलियान, नारायण N3श्री, नारायण बागुल और सिद्धार्थ मोहंती। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती वाज अ न्यू चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और ये जो LIC होती है ना, ये 1956 में स्टेबल की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय जोड़ी ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है? यानी विच इंडियन पेयर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस डबल इवेंट ऑन द एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑफ द फर्स्ट टाइम?
पुलेला गोपीचंद, पारुपल्ली कश्यप, श्रीकांत किदाम्बरी, प्रकाश पादुकोण, लक्ष्य सेन, समीर वर्मा और चिराग शेट्टी, या फिर 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। इसका सही जवाब होगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, सिंपल सी बात है। ये प्रकाश पादुकोण खेलते ही नहीं हैं, पुलेला गोपीचंद अभी खेलते नहीं बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो ये नए लोग हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इन दोनों लोगों ने मिलकर के जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज थी, 2020 सीरीज थी और यहीं पर इसकी कहानी खत्म होती है। ठीक, तो 20 क्वेश्चन हमने कितने देर में किया वो आप देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन हमने पूछे हैं उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि 20 मिनट में, 20 मतलब जितने मिनट में हमने किया उससे कितने कम मिनट में, 20 मिनट से कितने कम मिनट में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को हल किया, और कितना समय कम लगा और कितना मजा आया कर करके। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।